क्या कहते हो? तुम क्या था? चैप्टर फर्स्ट, इको डेवलपमेंट। इसका टॉपिक जो हमारा चल रहा था उसका नाम क्या था? टॉपिक का नाम था हमारा हाउ टू कंपेयर डिफरेंस कंट्रीज, ठीक है, और स्टेट्स। अब मैं हिंदी में बोलूं तो हिंदी की बुकें मन्नू के पास दियो भाई। यहाँ पर है विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए। उतारना शुरू कर दो साथ के साथ ही, बाद में वेट थोड़ी करते रहोगे। जब समझाने की बारी आएगी तो रोक दूंगी मैं। क्या है? विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए। राज्यों की तुलना कैसे की जाए, विभिन्न देशों और राज्यों की तुलना जो है वो कैसे की जाए। तो यहां पर सबसे पहले इस चीज को नापने के लिए या इस चीज को बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। तो ये तो पहले आपके टॉपिक के नाम हो गए, ठीक है। इसमें एक लाइन इंग्लिश की चलेगी और एक लाइन हिंदी की चलेगी। तो पहले क्या है, हम अगर कंट्री और स्टेट को कंपेयर करते हैं, व्हेन वी हैव कंपेयर्ड दी कंट्री oblique states on the behalf of किसके? on the behalf of किसके? on the behalf of per capita income पे। किसके? per capita income पे। अगर मैं यहां पर इसकी हिंदी लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगी? राज्य व राष्ट्र की तुलना का आधार प्रति व्यक्ति आय होता है। क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि प्रति व्यक्ति कितना कमाता है किस स्टेट में, यही इस चीज का क्या होता है? आधार होता है। आई होप दिख रहा होगा। दिख रहा है? टॉपिक भी पढ़ देंगे, है ना, इसीलिए दिक्कत है। नहीं दिख रहा? लिख लिया? मिटा दूं? किसका रह गया? दूसरा यहां पर ये चीज आती है कि पर कैपिटा इनकम इज बेस्ड ऑन per capita income is based on population of the country, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जिस कंट्री की पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी वहां पे पर कैपिटा इनकम उतनी ज्यादा कम होगी, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं हिंदी का पॉइंट लिखूं, प्रति व्यक्ति आय की गणना हमेशा राष्ट्र की जनसंख्या के आधार पर की जाती है। राष्ट्र की जनसंख्या के आधार पर की जाती है। राष्ट्र की जनसंख्या के आधार पर की जाती है।
ये गीले पे चल गया ना, चलेगा नहीं वो। जनसंख्या के आधार पर की जाती है। ठीक। प्रतिनिधि आय की गणना हमेशा राष्ट्र की जनसंख्या के आधार पर की जाती है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक बोलूं, पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेट बाय डिवाइडिंग टोटल इनकम ऑफ कंट्री टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ पर्टिकुलर कंट्री। इसका फॉर्मूला लिखवाऊंगी यहाँ पे। टॉपिक तो आपने लिख लिए ना, कैसे लिख रहे हो? हिंदी वाले हिंदी में लिख रहे हो और इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख रहे हो। मैं टॉपिक हटा दूं ना, मतलब यहाँ से कोई दिक्कत तो नहीं है? थोड़े पॉइंटर्स ज्यादा आ जाएंगे, है ना? हाँ बेटा, दोनों मिटा दूं ना बेटा? चलो अच्छा, इसके बाद आगे अभी जो जो पॉइंटर लिखवाए हैं ना, वो कॉपी लेके एक्सप्लेन भी कर दूंगी। आप लोगों की कॉपी लेके एक्सप्लेन, पहले लिख लो। नेक्स्ट में दूसरा पॉइंट क्या था कि अगर मैं यहां पर बात करूं कि जो पर कैपिटा इनकम होती है, पर कैपिटा इनकम कैलकुलेशन, इसके लिए ना आप फॉर्मूला लिख लो, है ना? इसके लिए फॉर्मूला बढ़िया रहेगा। पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालनी है, इसके लिए आप फॉर्मूला लिख सकते हो। पेपर में ना कई बार एज इट इज ना ऐसे फॉर्मूला जो होता है वो पेपर में लिखा हुआ आता है, निकालने के लिए नहीं आता कभी भी। निकालने के लिए नहीं आता। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? देश की कुल आय अपॉन में देश की कुल जनसंख्या। देखो बताती हूँ, इनकम क्या है? पर कैपिटा इनकम टोटल इनकम ऑफ नेशन, टोटल इनकम ऑफ कंट्री भी कह सकते हो, अपॉन में टोटल इनकम ऑफ पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। तो वैसी बात है, ठीक है? ये फॉर्मूला जो है ये याद रखने वाला है। नेक्स्ट, इसके बाद अगर आ कंट्री इज हायर पर कैपिटा इनकम इज मोर डेवलप्ड अदर देन लेस पर कैपिटा इनकम। लेट्स यहां पर पॉइंट आएगा, कंट्री इज डेवलप्ड और अनडेवलप्ड, इट इज बेस्ड ऑन पर कैपिटा इनकम, इट इज बेस्ड ऑन पर कैपिटा इनकम। क्या कहा जा सकता है कि राष्ट्र विकसित है, विकसित या विकासशील है, इसका निश्चय प्रति व्यक्ति आय से होता है, इसका निश्चय प्रति व्यक्ति आय से होता है। आई बात समझ में? ये तो था इस चीज का हिसाब किताब। विकसित या विकासशील, अब ये तो हो गया टॉपिक। एक बार इसको इसी में इसी का एक अगला टॉपिक है एवरेज इनकम। इसी टॉपिक का एक अगला टॉपिक है एवरेज इनकम। ठीक है, ये तो पर कैपिटा इनकम हो गया। इसी टॉपिक का एक अगला टॉपिक है एवरेज इनकम। ये हो गया ना? चलो, अब एवरेज इनकम वाले ना दो कॉलम बनाते हैं, एक तरफ हिंदी वालों के लिए लिखेंगे, एक तरफ इंग्लिश वालों के लिए लिखेंगे।
क्या है, यहां पर इंग्लिश वाले एक कॉलम बना लो और लिख लो एवरेज इनकम, और एक तरफ हिंदी वालों के लिए आ जाएगा औसत आय। आप चाहे तो अपनी कॉपी में ये वाला कंटेंट ले लेना, इंग्लिश वाले ये वाला ले लेंगे। क्या चीज है यहाँ पर, प्रत्येक देश के लिए औसत आय की गणना अंतरराष्ट्रीय मुद्रा डॉलर में की जाती है। तो बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन डॉलर ऑब्लिक करेंसी। ठीक है, करेंसी क्या है, यहां पर आप लिख सकते हो ये है गणना अंतरराष्ट्रीय मुद्रा पर आधारित है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा पर आधारित है। लैंग्वेज जितनी इजी करोगे उतना ज्यादा पेपर में हाथ चलेगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या आता है इसका, अब इसके अंदर कल मैंने विकसित देश और विकासशील देश पढ़ाया था जो आपको दिख जाएगा, बट इसके अंदर दूसरे पॉइंट ये भी है कि अगर हम इनकी गणना करते हैं औसत आय की, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, इट हैज कंसिडर्ड दी कंट्री सिचुएशन, इट इज डेवलप्ड और अनडेवलप्ड। और यहां पर यह गणना विकसित और विकासशील, यह गणना विकसित और विकासशील देशों के बारे में बताती है। भाई अगर औसत आय की गणना कर रहे हैं, एग्जाम्पल औसत आय की गणना कर रहे हैं, तो औसत आय ही तो हमें बताएगी कि हमारा देश विकसित है या विकासशील है ना, ये चीज है। विकसित अंतरराष्ट्रीय, स्पेलिंग गलत हो गई ना, ये उसके बाद इसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, इसके बाद तीसरा पॉइंट हमें करना पड़ता है इसके अंदर आर्थिक नियोजन, देश के साधनों का लाभ उठाकर देश के विकास को योजनाबद्ध रूप से करना। तो इसके अंदर हमें करना पड़ता है फाइनेंशियल प्लानिंग। क्या करना पड़ेगा, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी, आर्थिक नियोजन करना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर वाला बताती हूँ क्योंकि आर्थिक नियोजन के बारे में बताना है। कहाँ पे, सिचुएशन इट इज बेस्ड ऑन डेवलप्ड। अब आगे बात आती है फाइनेंशियल आर्थिक नियोजन, तो इट इज बेस्ड ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब आपको बेसिकली संसाधनों को भी देखना पड़ेगा। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहां पर भी कह सकते हैं आर्थिक नियोजन जो है वो क्या है, संसाधनों पर निर्भर है। यह आय संसाधनों पर निर्भर है। किस पर निर्भर है, संसाधनों पर निर्भर है। ठीक है जी, समझ आया। और प्रति व्यक्ति आएगा क्लॉज भी इसमें आएगा, इसमें नेक्स्ट क्लॉज कौन सा आएगा, प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट क्लॉज इसका आएगा क्लॉज नंबर 5 पर कैपिटा इनकम, वो भी कंसीडर की जाएगी। किसमें, एवरेज इनकम में। किसमें, एवरेज इनकम में। तो यहां पर प्रति व्यक्ति आय भी जो है वो क्या की जाएगी, कंसीडर की जाएगी, प्रति व्यक्ति आय। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा शिशु मृत्यु दर। क्या होगा, शिशु मृत्यु दर, मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, शिशु मृत्यु दर को यहां पर डेथ रेट ऑफ चाइल्ड,
ठीक है, डेथ रेट ऑफ चाइल्ड, और यहाँ पर आएगा शिशु मृत्यु दर। ये भी देखना जरूरी होता है। होता था ना पहले जमाने में, लड़कियों को मार देते थे, बट ये उससे नहीं है कि आयु में पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाती है कि 1000 पैदा हुए जीवित बच्चों में से एक वर्ष में कितने बच्चे बचे हैं, जिंदा हैं। अब मान लो सपोज एक साल में मान लो 10,000 बच्चा पैदा हो रहा है, तो 10,000 में से कितना जिंदा है, ये चेक करना भी डिपेंड करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है इसका, वो क्या है, वो है साक्षरता, मतलब कि लिटरेसी। क्या है? लिटरेसी, साक्षरता। अब क्या मैडम ये सब लिखने के बाद चैप्टर पढ़ना पड़ेगा? नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये बेनिफिट है इसका, एग्जाम में यही नोट्स पढ़ो, पेपर दो, फायदा है इसका। साक्षरता दर आ गई। आपको पता ही है कि 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को साक्षर जनसंख्या में काउंट किया जाता है, 7 साल से ऊपर हिंदुस्तान में, और 14 से 15 वर्ष की आयु में स्कूल जाने वाले बच्चों का भी देखा जाता है। कहो तो बता देती हूं, इसमें कितना है, 7 years एज ऑफ चाइल्ड और 14 to 15 years एज ऑफ चाइल्ड। 7 साल आयु का बच्चा साक्षरता की श्रेणी में आता है, और 14 से 15 साल का बच्चा भी साक्षरता की श्रेणी में आता है। ठीक है, 7 साल के बाद बेसिकली सब बंदे जो हैं वो किस में काउंट हो जाते हैं, पढ़ाई लिखाई में काउंट हो जाते हैं कि भाई अब इनको पढ़ने की क्या है, आवश्यकता है। उसके बाद औसत आय के अंदर एक टॉपिक और था यार, ठीक है, इसके एक चीज और याद रखना कि HDI हर किसी को पता होना चाहिए अपने देश का क्या है। HDI मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, ये आप नेट से निकाल के लेके आएंगे कि अभी भारत का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, ये आपका होमवर्क है, ये आप चेक करके आएंगे। ये आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम टाइम का लेटेस्ट भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये मानव विकास सूचकांक का मतलब तो पता है ना, इसमें मानव के विकास की बात की जाती है, मानव के विकास के बारे में बताया जाता है कि हिंदुस्तान में मानव की पर कैपिटा इनकम क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, ये सब चीजें हैं। हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी कराना पड़ेगा यार अभी तो। चलो नेक्स्ट टॉपिक, अभी एक टॉपिक पढ़ देते हैं पहले एक बार, ठीक है, ताकि थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर हो जाए। ये उतार लिया ना आप लोगों ने? आपकी ही बुक का टॉपिक है जिसका नाम है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। हो गया आदित्य? नहीं बेटा, टॉपिक तो पढ़ दूं कि नहीं पढ़ूं? यहां पर क्या पढ़ाया, हाउ टू कंपेयर स्टेट्स, डिफरेंट कंट्री और स्टेट, राष्ट्र का और राज्य का कंपैरिजन दिख रहा होगा। इसमें क्या क्या पढ़ना है पहले तो सुन लो, समझाती जाऊंगी। यू माइट आस्क इज डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें बहुत सी डिफरेंट चीजों को देखना पड़ता है। उसमें से ही हम सबसे पहले जो कंपैरिजन करते हैं वो बिफोर विद दिस लेट अस कंसीडर विच एस्पेक्ट्स, क्या कंपैरिजन है। तो मेरे हिसाब से जो सबसे पहला कंपैरिजन है, एक क्लास का जो मैंने कल बताया था, अगर आपको एक क्लास के अंदर कंपैरिजन करना है तो आप किस बेस पे करोगे, हाइट पे, है ना, और उसके बाद हेल्थ पे, उसके टैलेंट पे, इस हिसाब से बच्चों को क्लास के अंदर क्या कर दिया जाता है, कंपेयर कर दिया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर यूजुअली अगर किसी को कंपेयर करें तो दूसरा कंपैरिजन हमारा किस बेस पर होता है, करेक्टर के बेस पर हम इंसान को जज भी करते हैं।
ये भी एक हमारा कंपैरिजन है देखने का। हाँ, परफॉर्मेंस के बेस पे, करेक्टर के बेस पे। अब जैसे मान लो किसी कंट्री में आप गए और वहां पर क्या हो जाता है कि यहाँ तो बड़ी ज्यादा लूट मार है, ये भी देखा जाता है ना। किसी एरिया में आप चले जाओ, उस एरिया की छवि आपके सामने लोग दे देंगे। आप बोलो जी हाँ मैं तो यहाँ जा रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूंगी किसी का, मैं इस स्टेट में जा रहा हूँ, बोलेंगे अच्छा इस स्टेट में जा रहा है भाई, वहां तो बड़ी गुंडागर्दी है, बच बचा के जाइए। पहले से ही लोग अपना ओपिनियन तैयार करके बैठे होते हैं। तो ये भी क्या है, ये एक नॉर्मल जो पब्लिक है या जो नॉर्मल जनता है उसका कंपैरिजन का फैक्टर है। लेकिन क्या कोई सरकारी आदमी या कोई सरकार का मंत्री ये बोल सकता है कि उस स्टेट में ये दंगा है, ये फसाद है? नहीं बोल सकता। लेकिन एक नॉर्मल आदमी का कंपैरिजन किस हिसाब से चलता होगा, भैया वहां की स्टेट तो बड़ी खराब है। और एक दूसरा कंपैरिजन क्या होता है, काम नहीं है। ये भी आज के फैक्टर का सबसे बड़ा कंपैरिजन है कि आदमी किसी स्टेट में, यार मैं तो वहां शिफ्ट हो रहा हूँ, अरे तू वहां शिफ्ट हो रहा है, वहां तो काम ही नहीं है यार, करेगा क्या जाके? ये पहला चीज है। दिल्ली का आदमी सोचे कि मैं जयपुर जाके शिफ्ट हो जाऊं, दिल्ली का आदमी सोचे चलो जी मैं लुधियाना जाके शिफ्ट हो जाऊं, दिल्ली का आदमी सोचे चलो जी मैं क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश जाके शिफ्ट हो जाऊं, कुछ भी वो बोलता है। अच्छा दिल्ली के लोग, अच्छा तू उत्तर प्रदेश शिफ्ट हो रहा है, जैसे समटाइम लोग जो नोएडा शिफ्ट हो जाते हैं, बट नोएडा शिफ्ट होने का पर्पस क्या है? सिर्फ रहना। बट अगर उनसे कोई आने जाने का हालचाल पूछे तो बर से बदतर कहानी है, बर से बदतर कहानी है और कुछ नहीं है। आने जाने के लिए अपना व्हीकल होगा, वही आदमी जो है नोएडा में सर्वाइव कर सकता है, अदरवाइज तो मुश्किल है। वरना तो खाओ मेट्रो के धक्के और प्रभु के गुण गाओ, सिंपल सीधी सी बात है। उसके बाद अगर कंपैरिजन ऑफ कंट्री का बोलें तो वो सारा मैंने आपको बताया, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, लिटरेसी के हिसाब से, एचडीआई के हिसाब से, और किसके हिसाब से बताया था मैंने, डेथ रेट ऑफ चाइल्ड के हिसाब से, बच्चे के हिसाब से। तो ये सारे क्या मैंने रीजंस बताए हैं। इसी में मैंने फिर एवरेज इनकम बोली, तो एवरेज इनकम विच इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन, जो मैंने बताया कि जितनी कंट्री की इनकम है और अपॉन में जितनी पॉपुलेशन की इनकम है, दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज इनकम निकल के आ जाएगा। यही सब बताया, इससे अलग तो कुछ नहीं बताया। तो आपका जो ये टॉपिक है, और एक चीज मैंने और बताई थी कि अगर कंट्री को आपने देखना है या राष्ट्र को आपने देखना है तो किसके बेस पर देख लोगे, डेवलप्ड और अनडेवलप्ड कंट्री के हिसाब से देखोगे। और एक चीज मैंने क्या बताई थी, और एक चीज मैंने ये बताई थी कि पॉपुलेशन के हिसाब से भी आप कंट्री की पर कैपिटा इनकम निकालोगे। अब मान लो कोई कंट्री है, ठीक है, उसकी पॉपुलेशन नॉमिनल से नॉमिनल 10 लाख की है, 10 मिलियन है, जो भी है 10 लाख है, और आप जिस कंट्री में सर्वाइव करते हो वहां की जनसंख्या 1 करोड़ है, तो क्या आपके यहाँ की पर कैपिटा इनकम उस 10 लाख की पर कैपिटा इनकम से मैच कर पाएगी? जिसकी पॉपुलेशन कम है वहां का इंसान ज्यादा फैसिलिटी में रहेगा, उसको सरकार की तरफ से ज्यादा फैसिलिटीज मिलेंगी, ज्यादा लिवरेजेस मिलेंगी, ज्यादा लाइबिलिटीज मिलेंगी। अब हमारे यहाँ क्या बंदा ज्यादा है, तो क्या सरकार हर एक पर्टिकुलर बंदे को सब कुछ फैसिलिटीज दे सकती है? फिर भी कोशिश करती है गवर्नमेंट कि हिंदुस्तान के आदमी के पास, हर एक, हिंदुस्तान क्या एनी कंट्री के पास कुछ ना कुछ सहूलियत पहुंच पाए। करती है ना गवर्नमेंट, सबके लिए करती है और कर भी रही है। बोल तो बात अलग है, जनता की बात अलग है। ठीक है, अब इसी का जो हम नेक्स्ट टॉपिक इस किताब का पढ़ने जा रहे हैं वो इनकम एंड अदर क्राइटेरिया क्या होता है। ठीक है, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया इसका दूसरा टॉपिक है। इसके बाद पब्लिक फैसिलिटीज रह जाएगी, और जो मैंने एचडीआई के बारे में बताया ये पता होना चाहिए। अगर इस तरह से पढ़ना सही लग रहा है तो बताओ, वरना फिर चैप्टर की रीडिंग ही करा दिया करेंगे, ये सब चीजें मैं बाद में कर लिया करूंगी। सही है, आशु तो मना करे, कह रही है आपका दिमाग खराब हो गया। मेरे को तो लग रहा है ये चीज बढ़िया है, बैठ के तो मैं भी बोर हो जाती हूँ। चैप्टर पढ़ाओ, आधी बात घुसती है आधी नहीं घुसती। यहाँ चैप्टर का टॉपिक भी आ गया और उस चैप्टर के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हैं वो भी हमारे पास अवेलेबल हो गए। अब उसके बाद क्या मैडम, फिर से वही क्वेश्चन आता है, क्या मैम बुक पढ़नी पड़ेगी? तो देखो, स्कूल में भी बुक पढ़ रहे हो, ट्यूशन में भी टॉपिक कवर हो रहा है, उसके बाद नोट्स भी मिल रहे हैं। स्कूल वाली मैडम भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ लिखवाएगी, 10th क्लास है तो 2 तरफ से नोट्स मिल जाएंगे, स्कूल वाले नोट्स, ट्यूशन वाले नोट्स, दोनों को क्लब करके पढ़ लेना, पेपर निकल जाएगा। फिर क्वेश्चन आता है, क्या मैम चैप्टर पढ़ना चाहिए? तो क्लास में आंख बड़ी और कान एलिफेंट जैसे रखने, ताकि ध्यान से चैप्टर वहां भी पढ़ लिया जाए। समझ आ रही है? इधर उधर बात नहीं करनी। तो एक तरफ जो कॉलम है वो बना लो इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, और हिंदी वाले बना लो, क्या था भाई मन्नू, टॉपिक निकाल, बता जरा, आय और उसके संसाधन क्या है?
आय और अन्य मापदंड। ठीक है जी, आय और उसके अन्य मापदंड। तो सबसे पहला अगर मैं यहां पर बात करूं तो आप यहां पर एक चीज देखो, आपको यहां पर हरियाणा की पर कैपिटा इनकम दे रखी है, केरला की दे रखी है और बिहार की दे रखी है। तो एक चार्ट बना लेते हैं। ये स्टेट है और ये उसकी पर कैपिटा इनकम है। ठीक है, ये स्टेट है और ये उसकी पर कैपिटा इनकम है। तो नंबर 1 स्टेट में हरियाणा की बात कर रहे हैं। ठीक है, हरियाणा बेसिकली आपको पता है बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, गन्ने की उसकी क्या कहते हैं, मतलब हरियाणा में, हाँ यूपी के बाद आता है ना ये। इसकी इनकम कितनी है, 1,62,034, ये पर कैपिटा इनकम है। केरला, केरला की 1,55,516 है। उसके बाद अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार 34,168। यहां पर आप भी लिख लेना, राज्य आ गई और यहां पर उसकी क्या आ गई, प्रति व्यक्ति आय आ गई। राज्य आ गया और उसका प्रति व्यक्ति आय आ गया। तो सबसे पहले क्या है, हरियाणा है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर केरला है। रेट आप जो इसका बिहार है। अब क्वेश्चन ये आता है मैडम कि इतनी कम क्यों, इतनी कम क्यों। चलो मैं हरियाणा और यहाँ की तो फिर भी सही बोल देती हूँ, मगर बिहार की पर कैपिटा इनकम इतनी कम क्यों, ये बताओ। चलो थिंक बताओ क्यों है, इनकम इतनी कम क्यों है, क्या रीजन है बताओ। बेटा इनकम कम है, ज्यादा नहीं है। काम नहीं होता, काम तो है। देखो यहां पर डिपेंड करता है कि आप किस काम को, हाउ टू डन वर्क, आप कैसे किस काम को करते हैं, उस हिसाब से डिपेंड करता है कि कौन कितना टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ रहा है और कौन कितना टेक्नोलॉजी के साथ नहीं जुड़ रहा। उस हिसाब से इनकम है ना। संसाधनों की डिमांड कहां पर है कहां पर नहीं है, बट ये तो सिर्फ समझाने के लिए था। अब इसका थोड़ा देख लेते हैं। लिटरेसी रेट मैंने बताया था है ना, इन्फिनेट मोरालिटी रेट, ये तो सिर्फ मैंने आपको निकाल दिया यहाँ पर क्या है। बट मैडम इसमें करना क्या है, इसको समझ कैसे आएगा कि ये क्या है, ये इनकम क्या है। अगर मैं बोलूं कि ये डेवलपमेंट के गोल हैं, ये क्या है, ये डेवलपमेंट के गोल हैं, कि ये जो निकाला है ना यहाँ पर, ये विकास के क्या है, विकास के लक्ष्य हैं। ये जो सरकार निकाल के देख रही है वो ये देख रही है कि कहां पर इनकम के हिसाब से सबसे ज्यादा विकास की जरूरत है। चैप्टर का नाम क्या है, डेवलपमेंट। तो इसका जो इनकम का पर्पस है निकालने का, वो सिर्फ यही है, वो सिर्फ यही देखने का है ये हमारी सरकार का, कि ये जब हमने निकाल लिया तो उसके बाद वो देख रही है कि सबसे ज्यादा इनकम कहां पे कम है, बस यही पर्पस है। अब वो कैसे निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या चीजें देख रहे हैं, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी, उसमें हमें घुसने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि इनकम का ये जो चार्ट बनाया गया है वो सरकार किस पर्पस के लिए बना रही है। तो वो सरकार बना रही है डेवलपमेंट को देखने के लिए, कि किस राज्य में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है। बस इतनी सी बात बुद्धि में रखो। ये नहीं पूछा जाएगा कि बिहार की इनकम बताओ कितनी है, बिहार का आदमी कितना कमाता है ये बताओ, यूपी का आदमी कितना कमाता है, दिल्ली का आदमी इतना ज्यादा क्यों कमाता है, ये पेपर में नहीं पूछा जाता। ये बेसिकली लोगों की, अब देखो अगर इसको सॉल्व करो, यहां पर ये एक एग्जाम्पल है, इतनी आय है 1 वर्ष की, इसको भाग कर देना 12 से तो 1 दिन की आय निकल के आ जाएगी। और एग्जाम्पल के लिए लोग ले लेना 12, तो प्रति व्यक्ति आय निकल के आ जाएगी। ये जैसे 1,62,034 दिया है, इसको भाग कर देना 12 से, 1 महीने की आय निकल के आ जाएगी। 12 को जो 1 महीने की आय आएगी फिर उसको 30 से भाग करके देख लेना, 1 दिन की आय निकल के आ जाएगी। तो जो 1 दिन की आय है वही आपकी प्रति व्यक्ति आय है। देखो एग्जाम्पल बताते हो,
जैसे कोई आपसे पूछे कि बिहार की एक दिन की प्रति व्यक्ति आय क्या है, तो यहां पर मैंने क्या बताया, ये 34,168, इसको भाग कर लो 12 से, तो आपके पास एक महीने की आय निकल के आ जाएगी, 1 मंथ की इनकम। तो जो आपकी 1 मंथ की इनकम आएगी, जो आपकी 1 मंथ की इनकम आएगी, उसको भाग कर देना 30 दिन से, क्योंकि एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो यहां पर आपकी एक दिन की इनकम निकल के आ जाएगी। जो आपकी एक दिन की इनकम निकल के आएगी वही आपकी प्रति व्यक्ति आय होगी। इससे सरकार बोलती है कि आदमी 50 रुपए में अपना खर्चा चला सकता है, 20 रुपए में अपना खर्चा चला सकता है, 30 रुपए में अपना खर्चा चला सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो रहता कहाँ है। अब आप जैसे आप चलो बिहार के आदमी को आप बोल रहे हो कि वो 30 रुपए में एक दिन अपने घर का खर्चा चला सकता है, अब वही आप दिल्ली के आदमी को बोलो कि तू 30 रुपए में अपने घर का खर्चा चला सकता है, नहीं ना। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर फैक्टर करती है कि प्रति व्यक्ति आय में जो सुविधाएं या जो फैसिलिटीज हमें दी जाती हैं, अगर यहाँ पर दूध की थैली 14 रुपए की है, एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर दूध की थैली 14 रुपए की है, तो क्या वहां भी 14 रुपए की है? अच्छा, महंगी होगी सस्ती होगी? अगर यहाँ पर कोई हम सामान खरीदते हैं दिल्ली में, और उसके कंपैरिजन में अगर वो सामान हम खरीदते हैं कहीं और, जैसे मान लो एग्जांपल छत्तीसगढ़, तो महंगा होगा सस्ता होगा? देश देश महंगा होगा, जैसे हमारे देश नहीं, राज्य की बात हो रही है। अभी राज्य, जैसे उस राज्य में महंगा होगा राज्य, जैसे दिल्ली में रेंट मान लो 6,000, वहाँ पे अगर मान लो 25, रेंट की बात ही नहीं हो रही अभी, नहीं, जमीन की बात नहीं हो रही, सामान की बात हो रही है। जैसे एग्जांपल मैंने दिया बिस्किट का पैकेट या मिल्क, ठीक है, चलो इसका एग्जांपल मैं देती हूँ पेट्रोल से। दिल्ली में पेट्रोल का रेट क्या है और उत्तर प्रदेश में पेट्रोल का रेट महंगा है, क्यों? नहीं, सरकार को जो चीज पहुंचाने में जितना ज्यादा खर्चा लगता है उतने ही पैसे होते हैं। जैसे दिल्ली तक पहुंचाने में उनका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम है, तो पेट्रोल के रेट कैसे होंगे? और यूपी में पहुंचाने में ज्यादा है, तो पेट्रोल के रेट क्या होंगे? ये तो वही दूध की थैली अगर यहाँ 14 रुपए की है दिल्ली में, तो उत्तर प्रदेश में कितने की होगी? आप बताओ, चलो उत्तर प्रदेश में दूध की थैली का एग्जाम्पल बताओ, महंगी होगी सस्ती होगी? एग्रीकल्चर वाली जगह पे मिल्क कभी भी महंगा नहीं मिलता, क्योंकि लोग खुद की गाय पालते हैं भाई। अब ये चीज कैसे निकाली? ये चीज ऐसे निकाली कि जो चीज जितनी जहां पर बिकती है, इसका इको का फंडा है ये, डिमांड जितनी ज्यादा होगी रेट उतना कम होगा। लेकिन गिफिन गुड्स में ऐसा नहीं होता। ये जो आपके गिफिन गुड्स होते हैं, जो आपकी जरूरतमंदा की चीजों के लिए होते हैं, उसमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि इनको पता है कि लोगों को दूध चाहिए, तो ये 16 रुपए में बेचे या 17 रुपए में बेचे या 20 रुपए में बेचे, लोग खरीदेंगे। लोगों को आटा चाहिए तो लोग खरीदेंगे, तो इन चीजों में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। कंप्रोमाइज किस में होता है? जिसके बिना लोग थोड़ा सा काम चला सकते हैं। जैसे अभी एग्जांपल ले लो कि आपके पास शर्ट है, आपको पता है कि आपके पास 10 शर्ट है, आपको लग रहा है कि आप उससे काम चला, मैं दिलवा दूंगी 2, है ना। अब आपको लग रहा है कि उससे आपका काम चल सकता है, तो चल सकता है तो मतलब तो आप चला लोगे। तो सरकार वहां क्या करेगी? चलो यार ये ना कपड़ा मार्केट बहुत डाउन जा रही है, तो कपड़ा तो हमारा बिक नहीं रहा, तो सरकार क्या करेगी? डिमांड बढ़ाने के लिए उस कपड़ा मार्केट का रेट कम कर देगी, करेगी ना, ताकि लोग सस्ता कर देगी, ताकि लोग उसको खरीदें। लेकिन सस्ता भी किस तरीके से कि सामने वाले के बजट में बात आ पाए। तो ये, लेकिन हमारा ये मुद्दा नहीं था, हमारा मुद्दा ये था कि आय का मापदंड कैसे निकालते हैं। तो आय का मापदंड यही है कि जितनी पूरे राज्य की इनकम हो रही है उसको 12 से भाग करो, और 12 से भाग करने के बाद फिर 30 से भाग करो, 30 से भाग करने के बाद एक दिन की आय निकल के आ जाएगी, पर कैपिटा इनकम हो जाएगी। अब ये जो एक दिन की आय निकल के आ रही है, इसको ऐसे मत करना कि पॉपुलेशन 1 लाख है तो बांट दी 10-10 रुपए सब में, ठीक है। तो इसको पढ़ दूं एक बार कि समझ आ गया? ये देखो क्या है यहाँ पर, देखो यहाँ पर यही बात कर रहा है, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया स्टेट। देखो यहाँ पर टेबल 1.4 देख लो एक बार, टेबल 1.4 बता देते हैं, यहाँ पे बना देते हैं इसकी टेबल 1.4, अच्छी है, शायद और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा टॉपिक। बोर हो गई आशु?
पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है मैं बच्चों को जितना ज्यादा देने की कोशिश करती हूँ ना, बच्चे मेरा क्यों बढ़ा रहे हो इतना, 10वीं में आके गलती कर दी क्या हमने, ऐसा कुछ है। चलो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 इन्होंने राज्य लिए थे, क्या है, कंपैरिजन चार्ट है। 3 इन्होंने राज्य लिए थे, क्या था, पहला हरियाणा लिया था, समझ लो भाई, फिर कहोगे कि पढ़ाते नहीं है। 10वीं क्लास है, आदत डाल लो डीप में पढ़ने की, केरला और बिहार, 3 चीजें हैं। अब यहाँ पर हमारा जो क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोरालिटी रेट है, इन्फेंट मोरालिटी रेट है, हाँ, शिशु मृत्यु दर जिसे बोल सकते हैं। तो वो जो है यहाँ पर, अगर मैं हरियाणा का बोलूं, अगर हरियाणा का बोलूं तो कितना है, 36, इसका बोलूं तो 12, इसका 42, मतलब यहाँ पर बच्चे कम बॉर्न हो रहे हैं, यहाँ पर 12 है, यहाँ 42 है, मृत्यु दर कम है यहाँ पे, बिहार में सबसे ज्यादा है। और उसके बाद अगर मैं इसका कंपैरिजन देखूं लिटरेसी रेट से, किससे देखूं, साक्षरता दर, तो देखो कहाँ पे ज्यादा है, हरियाणा में 82 है, यहाँ 94 है, और जहां पर सबसे ज्यादा कम इनकम है वहीं पर सबसे ज्यादा लोग पढ़ाई कर रहे हैं। देखो हरियाणा बिहार में भी है, लेकिन बिहार में भी देखो, देखो पैसा नहीं है तो पढ़ाई भी नहीं है, बच्चों के लिए अच्छा इलाज भी नहीं है, पैसा नहीं है तो अच्छा इलाज भी नहीं है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर अटेंडेंस रेशो देखूं कि कौन बच्चा स्कूल जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, अगर मैं अटेंडेंस रेशो देखूं तो यहाँ पर अटेंडेंस रेशो क्या बनेगा, 61, 83, 43। क्या कहना चाह रहे हो मैडम, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि कंपैरिजन है कि अगर मैं किसी देश को, अगर किसी राज्य को अगर कंपेयर करूं तो मैं हरियाणा को पहले मृत्यु दर से कंपेयर कर रही हूँ, फिर मैं उसको पढ़ाई से कंपेयर कर रही हूँ, फिर मेरे को इतनी फैसिलिटी देने के बाद, इतनी फैसिलिटी देने के बाद कितने लोगों को फैसिलिटी मिल पा रही है वो भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, क्या कर रही हूँ, वो भी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ या देख रही हूँ। तो ये सरकार ये चार्ट बनाती है कि अगर मान लो उसने बच्चों के लिए, सरकार ने बच्चों के लिए स्कूल में कोई सुविधा खोली है, ठीक है, अब उस सुविधा को कितने लोग अटेंड कर पा रहे हैं ये भी देखा जाता है। तभी आपको स्कूलों से फोन आता है, हाँ जी स्कूल क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया स्कूल है, ये चीज ये है आशु, कॉपी में है, ये बुक में है, ठीक है, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया ये। आपको समझ आया ये क्यों देख रही है गवर्नमेंट, ये डेवलपमेंट के लिए देख रही है कि उसने ये सब चीजें देख के डिसाइड किया कि क्या डेवलपमेंट की जरूरत है। तो अगर तुम्हारे हिसाब से अगर मैं यहाँ पर इस चार्ट के बारे में बात करूं तो बताओ सबसे ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत किसको है, कौन सी स्टेट को सबसे ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है, बोलो कौन सी स्टेट को, बिहार को, मुंह में जुबान ही नहीं है, बिहार को, बिहार। उसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो बात करता है किस पे, जो बात करता है पब्लिक फैसिलिटीज पे। अब पब्लिक को क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं, पब्लिक फैसिलिटी है, और उसके बाद टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नहीं, हाँ, अब अगर मैं बात करूं तो यहां पर अगला टॉपिक है पब्लिक फैसिलिटी। सार्वजनिक सुविधाएं, अच्छा तुम्हारे हिसाब से तुम्हें क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं बताओ जरा, बोलो तुम्हारे हिसाब से तुम्हें क्या क्या सुविधाएं मिलती है 10th क्लास, बताओ, बोलो बेटा क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं। मैडम हमें तो राशन फ्री मिलता है, और बस फैसिलिटी प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट। सबसे पहली फैसिलिटी क्या आएगी, स्कूल्स, ये तो सरकार ने बनवाए हुए हैं। उसके बाद क्या मिलते हैं, हॉस्पिटल्स, ये भैया ऐसे मत बोलना कि वो तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो भी सरकार का है, नहीं ऐसा नहीं बोलना है ना, प्राइवेट चीजें नहीं है, गवर्नमेंट चीजें हैं। कम्युनिटी हॉल्स मिलते हैं, अगर आपको कोई इंसान गरीब है या शादी वादी के लिए या किसी फंक्शन पार्टी के लिए भी, जैसे आप धर्मशाला वगैरह बुक कराते हो तो ट्रस्ट की होती है, ये तो किसकी है, ये गवर्नमेंट है। उसके बाद आपको ट्रांसपोर्ट मिलता है सस्ता, अभी जैसे आप मेट्रो में जा रहे हो, है तो वैसे ये पूरी तरह से अंडर में नहीं है बट अब ले रहे हैं इसको, प्राइवेट कर रहे हैं वैसे तो आज। और दूसरी चीज क्या मिलती है आपको, इलेक्ट्रिसिटी। मैडम इलेक्ट्रिसिटी कैसे होगी, इसका तो हम बिल पे करते हैं,
बट फिर भी है तो गवर्नमेंट की, सरकार की। आपके घर में बत्ती आ रही है, बिजली आ रही है, तो कहाँ से आ रही है? गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है। तो ये सब चीजें आपके लिए क्या है? ये क्या चीजें हैं? सार्वजनिक सुविधाएं। अब आप यहाँ देख लो, स्कूल हो गया है यहाँ पर, इसके अंदर कॉलेजेस भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अस्पताल आ गए, अस्पताल। तीसरी चीज आ गई आपके सार्वजनिक समुदाय भवन, लिख लो आप, समुदाय भवन। और उसके बाद आप क्या लिख सकते हो चौथे नंबर पर? क्या बोलते हैं उसको? ट्रांसपोर्ट को, वाहन सुविधाएं। उसके बाद आपको क्या मिलता है? बिजली, बिजली। ठीक है, ये सब आपकी किस में आती हैं? पब्लिक फैसिलिटीज के अंदर आती हैं। As we know that Punjab has income more than average person in Kerala, but Kerala has low infant mortality rate because the better public system like a public distribution system provide health and nutrition state of the state. बताती हूँ। हम्म, हो गया। देखो अब ना ये टॉपिक के अंदर ना इन्होंने पब्लिक फैसिलिटी को समझाने के लिए इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक टॉपिक ले लिया शिशु मृत्यु दर या इन्फेंट मोरेलिटी रेट। ठीक है, इन्होंने क्या किया उसको मैं बताती हूँ, देखो ध्यान से देखो। हाँ, इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर समझने के लिए इसको इन्फेंट मोरेलिटी रेट का सहारा लिया। हाँ, अब यहाँ पर इन्होंने दो चीजें ली, एक जगह इन्होंने लिया हरियाणा और एक जगह इन्होंने लिया केरला। इसकी इनकम क्या है? हाई है, टेबल में बनवाया ना अभी, और इसकी इनकम क्या है? लो है। बट यहां की पब्लिक फैसिलिटीज कैसी हैं? पब्लिक फैसिलिटीज कैसी हैं? पुअर है। तो यहां पर IMR हाई है, ज्यादा है, और यहां पर जो यहां पर ये IMR है वो लोअर है, मतलब कि लेस है। क्यों मैम? क्योंकि यहां पर पब्लिक फैसिलिटीज कैसी हैं? अच्छी है। सार्वजनिक सुविधाएं कैसी हैं? अच्छी हैं। पब्लिक फैसिलिटी इज गुड। मतलब अगर लोग सफाई वगैरह के बारे में बात करें, इलाज के बारे में बात करें, एजुकेशन के बारे में बात करें, तो यहाँ के लोगों को पास ज्यादा उसका बेनिफिट है। इनकम लो है लेकिन फिर भी पब्लिक फैसिलिटी ज्यादा है अकॉर्डिंग टू हरियाणा, है ना। ये चीज आपको पब्लिक फैसिलिटी समझने में आएगी। पब्लिक फैसिलिटी के ऊपर अगर आगे बाद पैराग्राफ आता है तो आप आराम से लिख भी सकते हो। अब बात आती है यहाँ पर आपके लास्ट टॉपिक की, बना लो इसे, बनाना है तो। अब इसके बाद जो लास्ट टॉपिक आता है, तूने उतारा नोट्स? ये कहाँ उतारा लास्ट वाला जो ये नक्शा बनाया मैंने? हाँ, इसके बाद एक और टेबल है आपकी 1.6, जिसके अंदर आपने ये टेबल 2024 के हिसाब से बना के लानी है। मैं फॉर्मेट बना के दे रही हूं यहाँ पर, ठीक है? 24 के हिसाब से बना के लिखना है, ला रही। तुमने बना लिया? अब एक टेबल बनानी है यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की।
वो क्या लिया कैरेले के नीचे, हैं कैरेले के नीचे IMR नहीं, उसके ऊपर एल। लो। एक टेबल बनानी है आपने 1.6 के बेस पर, बट ये टेबल आपकी 2024 के बेस्ड पर होनी चाहिए, है ना। ये टेबल आपकी किस पे होनी चाहिए? 2024 के बेस्ड पर होनी चाहिए। ये हो गया होगा? मिटा दूं? इसके कंटेंट देती हूं कि ये टेबल का नाम क्या है और ये बेस्ड होनी चाहिए 2024 पर। है ना। देखो क्यों बनवा रहे हैं इसको, क्योंकि इसके बारे में ना पता होना जरूरी है। अब आप चैप्टर पढ़ रहे हो, 10वीं के बच्चे हो, कल को कोई पूछ ही ले आपसे कि हाँ भाई बताओ क्या चल रहा है, हमारा HDI क्या है। आपको HDI ये क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है? हमें तो पता नहीं। ऐसे सर को जान ले जाओ। कहाँ से पढ़ रहे हो? सरकारी स्कूल के हो? अच्छा अच्छा। हाँ 38। तो इस डाटा की जो हेडिंग आती है वो है सम डाटा। पता प्राइवेट स्कूल वालों के बच्चों को भी, इतना बेचारे बच्चे तो बच्चे ही, बट लोग ऐसे जज करते हैं जैसे पता नहीं बच्चे ना हो गए एल्बर्ट आइंस्टाइन हो गए। रिगार्डिंग इंडिया, पता है भाई मुझे तेरा दर्द पता है, एंड इट्स नेबर। ठीक है। 2014 के बाद अब यहाँ पर पहली चीज आ जाएगी कंट्री। एक मेरे साथ ही बचपन में एक लड़का पढ़ता था, पंकज। उनके दोनों मम्मी पापा जो थे वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे। मैं यहाँ किसी की बुराई नहीं कर रही। वो लड़का 3 ट्यूशन में जाता था पढ़ने के लिए। फाइनली उसके साथ ऐसा हुआ कि उसकी आंखें झपकने लग गई। मैं ये नहीं कह रही पढ़ो मत, और मैं एक भी ट्यूशन नहीं जाती 10वीं क्लास में। अब रिजल्ट आया 10वीं का, उसके जो परसेंटेज थे वो थे 66 कुछ समथिंग, और मेरे परसेंटेज थे 76। और उसका पता नहीं किसने टेस्ट लिया था, तो उसने बोला कि इसका ना मतलब बहुत अच्छा ही नॉलेज है, ये है वो है। मैंने कहा होगा भाई, हम सरकारी स्कूल के बच्चे, हमें कोई पूछता नहीं, इट्स ओके, हम अपना दर्द जानते हैं, तो ठीक है। बट उसके बाद जब मेरे परसेंटेज आए, उसके दोनों माँ बाप उस पर राशन पानी लेके चढ़ गए कि उसको लड़की के देख वो ट्यूशन भी नहीं गई। वो कहता है वो लड़की है। लड़की है का क्या मतलब है? मुझे इतनी ज्यादा हंसी आई जब अपने पेरेंट्स को ही रीजन दे रहा था। मैंने कहा यार ये क्या मतलब हुआ कि वो लड़की है? भाई तुम 3 जगह ट्यूशन जा रहे हो, तुम ये देखो कि वो चीज तुम्हें रिवीजन करने के लिए मिल रही है, वो तो तुम्हारे को टाइम मिल नहीं रहा। तुम पढ़े ही जा रहे हो, तो जो पढ़ रहे हो उसको रिवाइज भी तो करना होता है, वो चीज है नहीं। तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा तो बच्चा ही है। और उसके माँ बाप ने उसकी क्या बना दी? रेल बना दी। ये आपको 2024 के हिसाब से निकालना है बेटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर खुद बनाना है ये चार्ट। जन्म के समय संभालने वाली यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, हाँ आपको ये नहीं बनाना है। उसके बाद यहाँ पर स्कूलिंग आ जाएगी कि स्कूलिंग क्या है, और लास्ट में आपके पास आ जाएगा HDI रैंक। अब इसमें मैडम कौन कौन से देश लेने हैं, तो देखो जो इसने रखे हैं सेम कंट्रीज आप ले सकते हो, आपका जो मन करे वो। लेकिन लेनी कौन सी कंट्री है? जो आपकी नेबरिंग कंट्रीज हैं। ये देखो यहाँ पे कौन सी कंट्री लेनी है? नेबरिंग कंट्री, जो हमारे देश के पास की है। 7 नेबरिंग कंट्रीज होती है ना भाई। श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान नहीं ले रहा भाई, ये बांग्लादेश। आप इसके अलावा और भी नेबरिंग कंट्रीज ले सकते हो, वैसे तो 7 ही है, तो आप और भी ले सकते हो। ये चार्ट आपको किसके हिसाब से बनाना है? 2024 के हिसाब से प्रिपेयर करना है। बना लोगे? उतारना चाहते हो तो उतार लो, बुक में अवेलेबल है वैसे। उसके बाद जो आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हिंदी में बताओ। हट, आज ही खत्म होएगा, कल करा दे। एक टॉपिक बच्चा खत्म कर दें, कल करा देना। कल क्या, कल करे सो आज कर, आज करे सो कल में पर ले हुए, बोरी करेगा कब? हैं? कोई बात नहीं बेटा, एक वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, क्या हो जाएगा?
हाँ आधे घंटे की वीडियो को तो एंजॉय करते ही हो। तो देखना तो बेटा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? विकास की धारणा हैं? विकास की धारणीयता है। खुजूरा मलवाई वाले। विकास की धारणीयता। हाँ, वही। धारणीयता सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि विकास का क्या थॉट है, क्या धारण करना चाहिए आपको विकास के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर ये चीज है कि हमें डोंट हार्म टू नेचर, प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सेकंड चीज क्या है? विकास की धारणीयता के साथ संसाधनों का सही उपयोग, यूज्ड मैनेजेबली। स्पेलिंग देख लेना अपने हिसाब से, मेरे को सही नहीं लग रही। संसाधनों का सही उपयोग, संसाधनों का सही उपयोग। ठीक। तीसरी चीज, और भी जो चीजें आपको समझ आती हैं, क्या है? ऑप्शन आर देयर, विकल्प का चुनाव करें। जैसे मैडम विकल्प का चुनाव करें, जैसे जैसे आपको पता चलता है कि आप लोग पेट्रोल है, अगर सारी गाड़ियां पेट्रोल पे चलेंगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसके लिए उन्होंने क्या चुना? विकल्प को चुना। विकल्प क्या? गैस, सीएनजी का इस्तेमाल हुआ, इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल होने लग गया। इसके अलावा भी आप इत्यादि चीजों को देख सकते हैं। इसी में ऑप्शन आएगा एक रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। सब्सटेंस, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, तो ये जो चार्ट है इस तरह से मैंने बना दिया है। तो आज ये चैप्टर जो है आपका इको का खत्म हो गया 3 पार्ट में। 2 पार्ट की क्लासेस आपको पहले देखनी पड़ेगी, जो अभी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं वो देखनी पड़ेगी। एक बार ये टॉपिक पढ़ देते हैं, लास्ट हिंदी में पढ़ देते हैं, क्या है थोड़ा समझ आ जाएगा। क्या है? विकास की धारणीयता, हट जाती हूं मैं। हम विकास की परिभाषा चाहे कैसे भी दें, अभी के लिए मान लें कि एक विशेष देश काफी विकसित है, कोई भी देश है ऑलमोस्ट डेवलपिंग होती चली जा रही है उसकी, और जो डेवलप्ड है वो और ज्यादा डेवलप्ड होता जा रहा है। हम निश्चित रूप से ये चाहेंगे कि विकास का स्तर आगामी पीढ़ी के लिए बना रहे। यह स्पष्ट रूप से वांछनीय है, लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध से बहुत से वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि विकास का जो अभी स्तर है वो धारण नहीं हुआ। विकास तो बढ़ रहा है, लेकिन उसका प्रेशर किस पे डाल रहे हैं? वो विकास तो बढ़ रहा है, लेकिन उसका प्रेशर किस पे डाल रहे हैं? संसाधनों पर, है ना। जो नॉन रिन्यूएबल है उन्हीं पे प्रेशर डल रहा है। जो रिन्यूएबल है, जैसे मान लो रिन्यूएबल में अर्थ को भी काउंट करते हैं, भूमि को भी काउंट करते हैं। लेकिन एक मेरा सवाल है यहाँ पर बहुत अच्छा वाला, कि जिस हिसाब से हम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस हिसाब से हम केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस हिसाब से हम सीड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आने वाले 10 साल के बाद हम अपने यहाँ की जो लैंड है, जो जमीन है, उसको क्या पाएंगे, किस कंडीशन में पाएंगे?
सो अब हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, लोगों को ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ावा दे रही है, लेकिन ऑर्गेनिक पचता नहीं। कहाँ पचता है? बाबा रामदेव जी का आटा खा लो, एक रोटी खानी होती है, वो पचती नहीं, क्योंकि लोगों के शरीर में क्या है, मोमोज चिल्ली पोटैटो का सेवन घुस गया है ना। तो अब वो चीजें क्या है, अब पेस्टिसाइड वाला, अब आपको पता होगा कि पंजाब से एक कैंसर ट्रेन बन के चलती है, जिसमें जो किसान है, कभी वो ट्रेन देखी हो, मैंने देखी है, मेरी हालत बहुत खराब हुई थी उसको देखकर। जो किसान है वो खून की उल्टियां करते हुए आ रहे थे उस ट्रेन में, कुछ तो ट्रेन में आते आते ही मर जाते हैं। हाँ, ये सिचुएशन है इन पेस्टिसाइड और इन सब चीजों का जो वो खेतों में यूज करते हैं। तो मैं वही कह रही हूँ कि जो आप केमिकल होता होगा ना, जो पेस्टिसाइड डालते, कभी देखा है वो मुंह पे कपड़ा वपड़ा डाल के डालते हैं, बट फिर भी वो कहीं ना कहीं तो लंग्स में अंदर जाती है। अब एक चीज बताऊं कि अब जो लैंड की सिचुएशन है और जिस हिसाब से उसके ऊपर यूज हो रहा है, जो चीजें यूज आप कर रहे हो, तो आज से आने वाले 10 साल के बाद क्या जमीन बचेगी खेती करने के लिए? फिर क्या होगा? अभी सुनने में आ रहा था, हाल फिलहाल में पता नहीं किसी न्यूज में सुना था कि प्लास्टिक के चावल आएंगे। लेट्स सी, बच्चों के पेट में तो फिर इंजन लगा के भेजना पड़ेगा, मिक्सी डाल के। चलिए, इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। भैया तुम लोग बना लेना घर जाके नोट्स, या अभी जो बना लिए ठीक है, बाकी जो 2 क्लासेस रह गई